किशनगंज में कोई स्कूल नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है। हमने कांग्रेस को वोट दिया और दीगर पार्टी को हमारे आबा व अजदाद वोट दिए। डॉक्टर जावेद साहब जीत जाने के बाद चले जाते हैं वहाँ पे दिल्ली चले जाते हैं और 365 दिन साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें से वो सिर्फ 65 दिन भी किशनगंज वाले को नहीं दे पाते हैं। किशनगंज मर नहीं रहा है, किशनगंज को मारा जा रहा है। तो हजरत खड़े होकर माइक लेके कह रहे थे कि एक असरार बुझ जाएगा तो लाखों असरार पैदा होंगे। हमें तो जालिमों का हाथ पकड़ने वाला चाहिए, इतने भी शरीफ नहीं कि कोई आके हमको थप्पड़ मार दे तो हम दूसरा गाल पेश कर दे कि हमें थप्पड़ मार दीजिए। अख्तर साहब जितना बोल रहा है सीमांचल के लिए, उसके अलावा जितना भी एमएलए है कोई बोल नहीं रहा है, सब कोई पल्लू के पीछे जाकर छुप गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुशामदीद। हमारी टीम इस वक्त चुनावी यात्रा पर है और इस वक्त मैं किशनगंज में मौजूद हूँ और मेरे साथ किशनगंज के कुछ नौजवान हैं, यूथ हैं, जिनकी मुल्क के मसाइल पर, देश के हालात पर और यहाँ के इशू पर नज़र रहती है। इनके साथ हम बातचीत करेंगे। हम लोगों ने एक साथ चाय भी पी है। ये लोग मिला टाइम्स को लगातार देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरा दिल कर रहा है कि इनके साथ भी हम चर्चा करें देश के मसले पर, यहाँ के हालात पर। तो आप सब लोगों को खुशामदीद। मिला टाइम्स में खैर मकदम है और एक एक करके आप सब लोग अपना तारुफ भी कराइए और माइक पकड़िए और हम चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइए और बताइए कि क्या कह रहे हैं आप किशनगंज के बारे में, देश के बारे में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब बड़े भाई शम्स तबरेज़ साहब का कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे कुछ कहने का मौका दिया। देखिए, मेरा नाम अबू तालिब, मैं जो है एक जगह मदरसे में पढ़ाता हूँ और अभी फ़िलहाल किशनगंज का जो इलेक्शन चल रहा है अभी, और उसमें जो है लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसमें अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो ये है, मुझे ये कहना है कि हमारा जो किशनगंज है ये अक्सरियत इसमें मुस्लिम है और अक्सर आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है यहाँ पर अपने जो मसाइल हमारे हैं, जो देश के मसाइल है, माशी मसाइल है, तालीमी मसाइल है, ये बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे किशनगंज में कोई स्कूल नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है। हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हमें दूर 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और पढ़ाई के लिए हमारे जो है स्टूडेंट है वो बाहर जाते हैं। हमारे देश में ये सब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये मुल्क किशनगंज है, ये 70 साल से यहाँ पर जिसकी हुकूमत है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं और सिर्फ जो है वादे पे वादे किए जा रहे हैं। अब जो है तब्दीली का वक्त है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तब्दीली का वक्त आ चुका है और कुरान में भी है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अगर मुसलमान ख़ुद अपनी हालत को नहीं बदलना चाहते हैं तो वो अपनी हालत को नहीं बदल सकते, अल्लाह भी इसके हालत को नहीं बदलते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि हमारे हालात को अगर हमें बदलना होगा तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ तब्दीली आए, तब्दीली आए, कुछ नया हो। हम 5 साल के लिए हम तब्दीली लाकर तो देखें कि क्या होता है। जब हमने 70 साल देखा और कुछ हुआ नहीं तो हम 5 साल हमें देखने में क्या जा रहा है। दीजिए आगे फिर चर्चा ओपन रहेगा। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ सरवर हुआ, इब्न ग़ुलाम अली मास्टर मरहूम। मैं नौकट्टा पोटिया से बिलोंग करता हूँ। मैं हमारे बड़े भाई शम्स तबरेज़ साहब का उनके पूरे टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। दरअसल जो अभी किशनगंज लोकसभा चुनाव का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे हालात हैं। इसमें हम कितने हालात को गिनाएं, कितने हालात को बयां करें, ये बहुत ही कम है। मैं आप हजरात को बता दूं कि हमने जब तक अपना होश संभाला है उस वक्त से लेकर अब तक हमने कांग्रेस को वोट दिया और दीगर पार्टी को हमारे आबा व अजदाद वोट दिए, लेकिन इन्होंने हमारा वोट लेकर हमें गलत इस्तेमाल किया, लेकिन इनसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी ख़ास करके हमारे पोटिया ब्लॉक के बारे में कहें कि पोटिया जो है एक सुपर पावर ब्लॉक है। यहाँ बहुत सारी कमी है क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास ATM मशीन नहीं है, बैंक नहीं है। ATM मशीन जब नहीं है यहाँ पे, हमारी माँ बहनें जो हमारे भाई लोग दिल्ली वगैरह, राजस्थान, केरल वगैरह में काम करते हैं, वहाँ से जो पैसा डालते हैं, ये लोग CSP वगैरह में जाते हैं तो इन्हें 1000 रुपये में 10 रुपये इनका टैक्स लगता है। हमारे यहाँ जो है और बहुत सारी कमी है, जैसे खुदा न खास्ता जहरीला सांप वगैरह काट लेता है तो हमारे पुटिया में कोई ऐसा जहरीला इंजेक्शन नहीं है या डॉक्टर ICU वगैरह मौजूद नहीं है। इससे क्या होता है कि जो भाई को सांप वगैरह या और कोई सांस की बीमारी हो जाती है,
जब तक ये लोग को हम आनंद फानन इस्लामपुर हुआ या फिर किशनगंज सदर अस्पताल या MGM लेके जाते हैं, तब तक ये बंदा जो क्या करता है, डेट कर जाता है। और कॉलेज भी नहीं है, पावर हाउस के मामले हो और दीगर मामले पर मुद्दे में जितने भी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये हमारे MLA और MPs की गलतियां हैं। यानी इनको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ है, बिल्कुल जी, आगे और चर्चा करेंगे जी। आप इनको मौका दीजिए, आइए आप। जी, मैं मोहम्मद अमजद अली हूँ। हम लोग साथ में एक साथ रहते हैं और एक साथ ज़िले की हालत हो, अपने ब्लॉक की हालत हो या फिर मुल्क की हालत हो, इस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं कहना चाहूँगा, ख़ुसूसन मैं इधर उधर की बात ना करके हमारे किशनगंज की बात करता हूँ। आज़ादी से लेकर के अब तक बराबर हम लोग किशनगंज से डॉक्टर जावेद साहब हो जाए या उनके वालिद साहब, उनसे पहले उनके वालिद साहब वगैरह, इनको जिताते आए हैं लोग। उनको काफ़ी मोहब्बत करते थे लोग, लेकिन इन मोहब्बतों का उन्होंने बिल्कुल गलत फ़ायदा उठाया। डॉक्टर जावेद साहब बराबर हमारे डॉक्टर जावेद साहब वो पहले MLA भी रह चुके हैं और अभी MP भी हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लंबे लंबे वादे किए थे। उन्होंने 2019 में लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे क्षेत्रीय हिसाब से स्कूल बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा हमारे किशनगंज में ज़रूरत है स्कूल की। उन्होंने उसके बारे में वादा किया था, लेकिन इतना फॉलोअप हुआ। उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रीय जिस तरीके से आबादी है उस हिसाब से हम स्कूल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक स्कूल भी बनाया नहीं। एक बच्चे के जेब में कलम भी नहीं रखने का काम किया उन्होंने कभी। और डॉक्टर जावेद साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है, डॉक्टर जावेद साहब जीत जाने के बाद चले जाते हैं वहाँ पे दिल्ली चले जाते हैं और 365 दिन, साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें से वो सिर्फ 65 दिन भी किशनगंज वाले को नहीं दे पाते हैं और किशनगंज वाले के किसी मुद्दे पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते, किसी की आवाज़ नहीं सुनते हैं। आज मुझे बताइए, डॉक्टर जावेद साहब से मैं सवाल करता हूँ कि डॉक्टर जावेद साहब ये बताएं कि उन्होंने कितने लोगों के बातें सुनी, और वो अगर आते भी हैं उनको उनके गांव के लोगों के जो मौत हो जाती है, मैयत को उनका मिट्टी भी नसीब नहीं होता है। और ख़ुद मैं क्या बताऊं, अस्पताल के बारे में उन्होंने उस मैनिफेस्टो में अस्पताल की भी बात की थी कि हम अस्पताल को बेहतरीन डॉक्टर देंगे, बेहतरीन और सुविधाएं देंगे, लेकिन इस पर उन्होंने कभी काम नहीं किया और सब में झूठा साबित हुआ। मैं मीडिया वालों ने एक बात और कहूँगा, हाँ। मैं मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लेने चाहा तो मैं मीडिया वालों को उन्होंने मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं मीडिया वालों ने जब ये उनको बताया कि आपने मैनिफेस्टो जारी किया था 2019 में, आपने इस पर क्या काम किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मना कर दिया कि मैंने कहा था कि कोशिश करूँगा। मैनिफेस्टो जारी करने का मतलब ये होता है कि आपने ये वादा किए हैं, आपने इस मुद्दे पर आपने गहरी नज़र डाली। और भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी को जब घूमने का मौका होता है तो उसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे देते हैं जब वो बोर हो जाते हैं। चलो हमारे तरफ भी घूमने के लिए आए। मैं अगर कह देता, मैं यहाँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर भारत जोड़ो यात्रा करते हुए राहुल गांधी जी 10 स्कूल का अगर सर्वे करते, 10 स्कूल में जाते, तो उनको एहसास हो जाता कि ये कमी किसकी है। 70 साल से जो हम लोगों को या 75 साल से जो हम लोगों को यहाँ किशन की जनता ने जिताया है, तो ये सबसे बड़ी कमी कांग्रेस की है कि इन्होंने स्कूल का इसके जर्जर हालत कर दी है। आज बच्चे 10 साल 12 साल उम्र हो जाता है, किशनगंज के लोग ये डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि मेरे बच्चों को क्या पढ़ाऊं, या तो मदरसे में डालूं या स्कूल में डालूं। स्कूल में डालने का तो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई करेगा तो लाइफ ख़राब होगा और माँ बाप बेचारे 14 साल 15 साल हो जाता है, फिर कोई डिस्कस करने का कोई मौका नहीं मिलता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मजबूरन और 2 साल लग करके उनको दिल्ली, मुंबई, पंजाब भेज देते हैं, केरला भेज देते हैं काम करने के लिए। ये हमारे यहाँ की हालत है। एजुकेशन पर बिल्कुल बड़ा अहम मुद्दे की तरफ इशारा आगे उस पर चर्चा करेंगे। जब तक इनको दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिल्लत टाइम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस नाचीज इलाका के लिए दिल्ली से किशनगंज आया हुआ है। इसके लिए हम लोग आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं सर। मेरा एक ही 2 बात कह रहा हूँ को किशनगंज मर नहीं रहा है, किशनगंज को मारा जा रहा है। किशनगंज मर नहीं रहा है, किशनगंज को मारा जा रहा है। आप जिसी तरह से ले ले, हमारे इलाके में बाढ़ का समस्या हो या एजुकेशन तो बोलूँगा ही नहीं, इंग्लिश वर्ड है।
मैं उर्दू वर्ड बोल रहा हूँ जिसे इल्म कहा जाता है हमारी इसमें इल्म तालीम के दायरे में अगर लोग बोल रहे हैं किशनगंज पिछला है तो पिछला नहीं है, पिछला कराया जाता है। हमारे इलाके में किशनगंज में अगर बात किया जाए कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 2-4 हाफिज़ कुरान 2-3 आलिम मौलाना मुफ्ती साहब ना मिलेंगे आपको। ये बहरहाल कह सकते हैं आप कि हमारे इलाके में डॉक्टर इंजीनियर वगैरह ये सब नहीं है। इसका मारा है हम लोग किशनगंज वाले, पर इल्म का मारा नहीं है। हमें वो सिस्टम नहीं मिला है जिससे हम लोग, मैं मिल्लत टाइम के चैनल के द्वारा कह रहा हूँ कि जिससे हम लोग मरे रहे हैं वो हम लोगों को मारा जाता है, मरते नहीं हैं। क्योंकि सर इल्म के बारे में अगर देखा जाए हमारे इलाके में तो बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे। हमारे इलाके में एक कॉलेज बढ़िया नहीं है, एक यूनिवर्सिटी का कोई आफजा नहीं है। उसके अलावा देखा जाएगा कि पोठिया ब्लॉक, मैं पोठिया ब्लॉक से, किशनगंज के पोठिया ब्लॉक से बिलोंग कर रहा हूँ। पूरा पोठिया ब्लॉक बंगाल के सहारे चल रहा है, बिल्कुल उत्तर दिनाजपुर के बंगाल के सहारे जी रहा है। अगर हमें एक भी इमरजेंसी पेशेंट को लाना है तो पूरा पोठिया ब्लॉक का बात कर रहा हूँ आपको, पूरा 22 पंचायत का बात कर रहा हूँ। कोई पंचायत में आप जाकर देख ले, उस पेशेंट को इस्लामपुर बंगाल के एस सुपर हॉस्पिटल हो या फिर सब डिवीज़न हॉस्पिटल हो, एसडी हॉस्पिटल हो, इन दोनों में ही पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक ठाक है, फैसिलिटी नॉर्मल हमारे लिए बिहार के किशनगंज के हिसाब से यहाँ बढ़िया है। तो किशनगंज में नहीं है सरकारी? किशनगंज के हिसाब से तो है सरकारी, इस पर जाने के लायक नहीं है। आप किशनगंज में होगा किशनगंज सदर हॉस्पिटल, आप वहाँ के नाम तो, हाँ, किशनगंज हॉस्पिटल में जाने के बाद आप देख सकेंगे कि डिलीवरी अगर आप पेशेंट ले गए हैं सुबह 10 बजे तो आपका डॉक्टर देख रहा है रात के 10 बजे। 12 घंटे के बाद आपको एक डॉक्टर आकर पूछेगा क्या हुआ नहीं। तो आप लोगों ने क्या सोचा? पिछले यहाँ ज़्यादातर कांग्रेस के लोगों की जीत होती रही है, अब सब लोगों ने जो मुद्दे बताए कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, रोज़गार के भी मौके नहीं है, और एक सैलाब से जुड़ा हुआ इलाका है, पुल पुलियों की, सड़कों की कमी है, गाँव देहातों में लोगों के जो मकानात है भी उसी तरह बने हुए हैं, अब हर जगह ईंट के अच्छे मकानात लोगों के बन रहे हैं। तो क्या सोच रहे आप लोग, कैसे बदलाव लाना चाह रहे हैं अपने? हम लोगों का यही कहना है कि सर हमारे यहाँ सुरजापुरी में एक बोली है, जार मुखद बोल वाके झोल, यानी अगर कुछ खाने के लिए आप गए हैं मांगिएगा। अगर हम आमतौर पर बोले, हम लोग यहाँ के हिसाब से वलीमा के तौर पर अगर किसी के यहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, अगर खाना दे दिया है, गोश्त नहीं मिला है तो हम लोग बुला कर बोले भाई इधर आओ, गोश्त देकर जाओ भाई, गोश्त नहीं है। 2 रहने के बाद 4 के लिए बोल रहे हैं, 4 पीस गोश्त और भी दे जाओ भाई, गोश्त नहीं है। तो अगर अपना पेट के लिए ऐसा करने के बुला कर ला कर ले रहे हैं, तो इस इलाके में अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज बनाएगा, एक प्रखंड के लिए बिजली विभाग को ही बढ़िया से सुधारेगा, तो उसके लिए सरकार से मांगना पड़ेगा या ऐसे ही दे देगा सरकार? ऐसे ही देने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ अभी के टाइम पे छीन कर लेने पड़ता है, मांग कर। तो आप लोग क्या सोचते हैं? सभी जो मौजूदा हालात में 3 उम्मीदवार हैं लोकसभा में, अख्तरुल ईमान है, जावेद है, मास्टर मुजाहिद है, तो आप लोग किसको बेहतर समझते हैं कि जो आपके लिए काम कर सके या जो यहाँ की समस्याओं को हल कराए? हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद तो अब मैं अख्तरुल ईमान साहब को मानता हूँ, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब असदुद्दीन अवैसी साहब के सरपरस्ती में काम करेंगे। लेकिन अख्तरुल ईमान को अगर आप मानते हैं तो अख्तरुल ईमान तो हुकूमत नहीं बना पाएंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, ये सारा काम हुकूमत का है जिसकी सरकार बनती है। सर देखिए, एक तीर से 2 निशान हैं हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखिए जब अभी जो ये नीतीश कुमार जी वहाँ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए और अकेले अख्तरुल ईमान साहब बचे थे, तो अब सारे आप देखे होंगे खुद के सारे न्यूज़ चैनल वाले अख्तरुल ईमान साहब को महागठबंधन के साथ जोड़ रहे थे कि ये उनके साथ है। तो देखिए हमारा काम भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए और इंडिया गठबंधन को हमारी से मदद भी मिल जाए। तो यहाँ हम लोग अख्तरुल ईमान साहब क्योंकि अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। जवाब दे रहे हैं, दीजिए उनको दीजिए। जी, मेरा ये कहना है कि हमारे भाई साहब ये लोग हर चीज़ को कह रहे थे। मेरा एक बात बहुत दिली याद आ रहा है
कि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो AMU का धरना प्रदर्शन उस दिन मुझे याद आ रहा था कि हज़रत मौलाना असरारुल हक़ साहब कासमी जो हम सब के लीडर थे, कायद थे और हमारी बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे, हम सबके दिल की धड़कन थे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हज़रत के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह हज़रत मौलाना असरारुल हक़ साहब को आप जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन में जगह नसीब फरमा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जब AMU का धरना प्रदर्शन हो रहा था किशनगंज में, आप लोग यूट्यूब वगैरह में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जब मंगाएंगे, तो हज़रत खड़े होकर माइक लेके कह रहे थे कि एक असरार बुझ जाएगा तो लाखों असरार पैदा होंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं हज़रत, आप ज़िंदा रहेंगे, आप ज़िंदा रहेंगे, आप हयात से रहेंगे। लेकिन हज़रत ने पूरे किशनगंज के लिए, पूरे बिहार के लिए, बल्कि मुल्क के लिए और मुल्क के बाहर के लिए बहुत सारे काम किए। लेकिन हज़रत ने कहा कि नहीं, असरार नहीं रहेगा। उसके कुछ दिन बाद जो है हज़रत चले जाते हैं और वो जो जुमला कहते हैं कि एक असरार चले जाएगा तो लाखों असर पैदा हो जाएंगे। अगर वो दूसरे नंबर पर असरार है तो मेरे दिल की धड़कन, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, मेरा हाथ, मेरा पैर और हर आवाज़ पर बोलने वाला, हर चीज़ पर बोलने वाला, और ट्रैफिक के मामले में हो मैयत पर बोलने वाला, क्योंकि जब यहाँ पे मैयत हो जाती है, लाश देते नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में होता है, तो मेरी मुराद है वो अख्तरुल ईमान साहब है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तो अख्तर साहब को इस मरतबा कामयाब फरमा, क्योंकि अख्तर साहब जो है सबसे अच्छे लीडर हैं। मैं चुनता हूँ कि अभी किस तरह की सिचुएशन है ज़रा सा अभी, जो मतलब चूँकि लड़ाई तो है टफ, कांग्रेस का भी वोट है, मास्टर मुजाहिद के भी अच्छे खासे वोट है, इधर अख्तरुल ईमान दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए थे। इस बार का चुनाव कुछ मुख्तलिफ है, लोग समझ गए। देखो, गलती एक बार करते हैं आवाम की। जो हमने अभी रैली में गए थे और हमने पूरा इलाका, पोठिया का पूरा प्रखंड जो है हम घूमे और हमने जो देखा, उसका आज का जो ताज़ा रिपोर्ट है वो यही है कि लोगों का जहन जो है बदल चुका है। अब लोग समझ चुके हैं कि अब जो है वो जो डॉक्टर साहब है या मास्टर साहब है उनसे कुछ होने वाला नहीं है, समझ, क्योंकि वो कहते हैं कि वो शरीफ है, अच्छे ख़ानदान से है। भाई, हमें अच्छे ख़ानदान वाला नहीं चाहिए, हमें तो जालिमों का हाथ पकड़ने वाला चाहिए। इतने भी शरीफ नहीं कि कोई आके हमको थप्पड़ मार दे तो हम दूसरा गाल पेश कर दे कि हमें थप्पड़ मार दीजिए। इतने भी शरीफ लोग हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए बहादुर चाहिए, जुर्अतमंद चाहिए, बोलने वाला चाहिए, जो मुसलमानों के हकूक़ की बात करे, जो हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाए और हमारे हकूक़ हमें दिलाए। हमें ऐसे MP चाहिए, ऐसे MLA चाहिए हमको, हमें बुज़दिल नहीं चाहिए। तो आज जो हमारा अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है वो यही है कि लोग अख्तरुल ईमान साहब को चाहते हैं और पसंद कर रहे हैं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस मरतबा MIM की मुकम्मल जीत होने वाली है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। आपको क्या लगता है कि अख्तरुल ईमान अगर जीत जाते हैं तो संसद में आवाज़ उठा पाएंगे, बोलेंगे मजबूती के साथ? एकदम, वो MIM से रिलेटेड आए हुए हैं। इम्तियाज़ जलील साहब देखे थे इससे पहले, जो इम्तियाज़ जलील साहब सांसद में जा पहुँचे तो कितना बेहतरीन से आवाज़ को, हर आवाज़ को उठाए। ओवैसी साहब तो हमेशा उठाते ही रहते हैं। अख्तर साहब, जो अख्तरुल ईमान अख्तर साहब हैं, वहाँ हम लोग का जो विधानसभा है, विधानसभा में कैसा बोल रहे हैं हम लोग देख पा रहे हैं भाई। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो अकेले होकर बोल नहीं रहे हैं। अख्तर साहब जितना बोल रहा है सीमांचल के लिए, उसके अलावा जितना भी MLA है कोई बोल नहीं रहा है। सब कोई पल्लू के पीछे जाकर छुप गए हुए हैं। हमारे इलाके ही से जीत कर गए MIM के और भी 4 MLAs जाकर पीछे बैठ गए हैं, लेकिन अख्तर साहब पीछे नहीं बैठे हैं, वो सामने डटे हुए खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह इस बार जो हम लोग लोकसभा में उनको भेजेंगे तो आप देखिएगा उसका रिजल्ट, देखिएगा वहाँ पे उसका आवाज़ देखिएगा। एक बात बताइए, आखिरी सवाल होगा है ना, उसके बाद सिलसिला को बंद करेंगे। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि अख्तरुल ईमान अगर चुनाव जीत जाते हैं, पार्लियामेंट पहुंचते हैं, तो इसलिए उनको पार्लियामेंट पहुंचाना ज़रूरी है कि वो मुसलमानों के मुद्दे को उठाएंगे, अपोजिशन में एक अच्छा किरदार अदा करेंगे, क्योंकि मुसलमानों, दलितों और कमज़ोरों के मुद्दे पर बोलने के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन में अच्छा लीडर हो। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बोलेंगे नहीं मुसलमानों पर किसी पर अत्याचार होगा। जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो भी नहीं बोल पाती है, अख्तरुल ईमान बोलेंगे। इसलिए अब लोग चाह रहे हैं कि उनको वोट मिले, उनकी जीत हो। लेकिन जो यहाँ की जनता है, जो किशनगंज के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, क्या उनकी भी इस तरह की सोच है, या उनकी सोच सिर्फ ये है कि ऐसा लीडर हो जो हमारे काम आए, जो हमारे दुख दर्द में आए, जो हमारे शादी ब्याह में आए? कि यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि
पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तर्जमानी करने वाला लीडर जाए उनके वोट से है से यहाँ के लोगों की सोच। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सबसे पहली बात तो हम हर चीज़ के मोहताज हैं। अभी फ़िलहाल हमारा किशनगंज जो लोकसभा है वो हर चीज़ का मोहताज है, चाहे मुल्क की हालत पर बात करने वाला हो या अपने क्षेत्रीय मुद्दे पर बात करने वाला हो, हर चीज़ से मोहताज है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्टर जावेद साहब जीतने के बाद 365 दिनों में से 65 दिन भी यहाँ नहीं रहते हैं, मान लिए कि 30 दिन भी यहाँ नहीं रहते हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि और भी मुद्दे हैं, और दूसरी बात ये भी आवाज़ उठती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जहाँ भी मोग लिंचिंग होता है, चाहे मनीषा की बात हो, जो हाथरस में मनीषा के साथ ये हुआ था, उस पर हम लोगों को भी हुक्म दिया गया था, वहाँ से दफ्तर से हुक्म दिया गया था कि आप लोग प्रोटेस्ट करें, उसके बारे में एहतजाज करें, उनके लिए इंसाफ की ये गुहार लगाएं। हमने काफ़ी कोशिशें की। और मुसलमान सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत में हैं, तो मुसलमान सबसे ज़्यादा ये समझता है, ये अभी ये महसूस कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि हमें कोई स्कूल वगैरह मिले। और स्कूल की बात तो आ गई ना सारी। हाँ। बिल्कुल, तो स्कूल की बात आ गई, आपकी फैसिलिटी हो सारी। मतलब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कह रहे थे कि राहुल गांधी आए, भारत जोड़ो यात्रा स्कूल, किशनगंज आए थे राहुल गांधी। जी। तो किस तरह के लोगों से मुलाकात की उन्होंने, क्या उन्होंने भारत जोड़ो, भारत बोलने दीजिए, इनको दीजिए। सर, भारत जोड़ो यात्रा में के बाद आप बोल रहे हैं, उसमें आप कुछ हमारे लोकल यूट्यूबर के वीडियो में देख रहे होंगे। उसमें डायरेक्ट राहुल सर को बोला गया कि भाई हमें यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा संसद नहीं चाहिए। जो जोर जोर से आप कई यूट्यूबर के यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं आप कि हमको ऐसा वीडियो नहीं, ऐसा एमपी नहीं चाहिए, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हमको अगर चाहिए बेटर देन आदमी, बोलने वाला आदमी चाहिए, मतलब जो बात करने वाला चाहिए। आपके सांसद है कांग्रेस से, अभी उनको आप लोग पसंद नहीं कर रहे? नहीं, आप लोग चाह रहे हैं जो बोलने वाला हो, आवाज उठाने वाला हो, ये चीज़ों को पेश कर सके, जो साथ देने वाला। एक नंबर सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक नंबर हम लोग मुसलमान हैं। इससे पहले 2019 से पहले जो हमारे मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब एमपी थे, उसी समय का बात मैं बोल रहा हूँ आपको। 3 तलाक बिल के बारे में, वो वहाँ पे जो लोकसभा में जो इसका बिल पेश हुआ था, वहाँ पे जो हुआ उसका बात मैं नहीं बोलकर, हल्का सा किशनगंज के ज़मीन पे जो आकर एमपी साहब बोले थे, मैं उस बात के बारे में आपको बोल रहा हूँ। वो यहाँ पे आकर डायरेक्ट बोला था कि मुझे हेड कमांड से मना किया गया बोलने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अगर हम लोग सुने कि भाई जो आदमी इस चीज़ में मुताला करने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, उससे बेटर कोई कह नहीं सकता है। जो मास्टर मुजाहिद है, जदयू के कैंडिडेट हैं, वो भी तो मजबूत उम्मीदवार हैं, उन्होंने काम भी कराया है एमएलए रहते हुए। सर, अगर मास्टर मुजाहिद का बात आप कह रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट वो बीजेपी के इसमें अभी बंधा हुआ है। उसे अभी हम लोग एक नया बात दिए हैं कि मोदी का मास्टर है। डायरेक्ट हमारे इलाके में ये बात पूरा नीतीश कुमार के हैं ना, वो जेडीयू से हैं, जेडीयू से टिकट लिए हुए हैं। उनका उसका गठबंधन जो है बीजेपी के साथ है। और हम लोग हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग मास्टर मुजाहिद साहब को मोदी का मास्टर ही कह रहे हैं और उसको मोदी का मास्टर ही बोलेंगे। मैं तो मुजाहिद साहब का भी ये करता हूँ कि मुजाहिद साहब असल में काम के बंदे हैं, मैं ख़िलाफ़ किसी का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन असल में उनकी जो 7 घाट गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी ने जो है हमारे मुस्लिम को मारा, सतह जुल्म कर रहे हैं। और मैं आखिरी पैगाम ये दे रहा हूँ कि अभी हमारे भाई साहब तलाक़ के मामले में कह रहे थे हज़रत मौलाना असर साहब के बारे में। मैं ये बता दूँ कि मैं हज़रत मौलाना असर साहब का खिदमत में था, तो हज़रत खुद फरमा रहे थे कि बेटा मुझे है तलाक़ के मामले में बोलने नहीं दिया। एकदम तो हमारे हज़रत इतना इल्म वाला थे, कुरान हदीस को पहचान लेते, उनकी इल्म की दुनिया कुछ और था। यानी अगर दुनिया में कहा जाए तो वो हज़रत मौलाना असर साहब जो है, लोग उनको टॉपर मानते थे। बिल्कुल अच्छे आलिम दीन थे, अच्छे आलिम दीन थे, तो बोल उनकी सकते थे। मास्टर मुजाहिद साहब पार्लियामेंट में जब कोई कानून पास होगा, यहाँ जो कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब कानून पास होगा, तो मास्टर मुजाहिद साहब किसके हक में वोट डालेंगे? हमारे खिलाफ ना वोट डालेंगे, हमारे खिलाफ ना वोट डालेंगे, वो क्या एनडीए में वोट डालेंगे? और कानून हमारे खिलाफ पास हो रहा है और हमारे इसमें हमारे पीठ में छोड़ा भूकेंगे। बिल्कुल, तो ये हम धोखे में ना आए। नौजवान हैं जो किशनगंज के इश्यूज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
और किशनगंज में जैसा कि मैंने बताया कि 3 लोगों के दरमियान लड़ाई है। मास्टर मुजाहिद एमएलए रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा उम्मीदवार है। डॉक्टर जावेद कांग्रेस के एमएलए रह चुके, एमपी भी रहे, पिछली बार जीते, इस मरतबा भी वो उम्मीदवार है। और अख्तर इमान वो पहले आरजेडी से एमएलए रहे, इधर फिर एमआईएम के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ रहे, अमर से वो एमएलए हैं और लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। पिछले मरतबा भी लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में सदर हैं। और अख्तर इमान की कामयाबी ये मानी जाती है कि हैदराबाद के बाद एमआईएम का जो सबसे मजबूत गढ़ और किला है वो बिहार का सीमांचल है और सीमांचल के घर घर तक एमआईएम को पहुंचाने में अख्तर इमान का बुनियादी रोल है। अब बड़ा चैलेंज ये है कि अख्तर इमान चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। ज़्यादातर जो लोगों की राय, जैसे कि ये लोग भी कह रहे हैं कि किशनगंज में बदलाव की मांग है, तब्दीली वक्त की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि तब्दीली का रिज़ल्ट किसके हक़ में आता है, अख्तर इमान के हक़ में, मास्टर मुजाहिद के हक़ में, या फिर कांग्रेस का जो वर्चस्व है, दबदबा है किशनगंज पर, वो बरकरार रहता है। आप लोग अगर किशनगंज से देख रहे हैं तो आप लोगों के इलाके में क्या चल रहा है, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।